सो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा चैप्टर है जो कि बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी प्लेस और पोजीशन चेंज करने से रिलेटेड है। तो बच्चे हम बॉडी पोजीशन और बॉडी मूवमेंट की अगर बात करें कि वो पोजीशन या लोकेशन क्यों चेंज की जा रही है, तो बच्चे जैसे हम बात करें एनिमल्स के केस में लोकोमोशन एंड मूवमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो मेनली एनिमल्स की है और कुछ प्रोटिस्टास जो है वो शो करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट इंक्लूडिंग सम बैक्टीरियाज जो कि फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर्स और सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स जो है उनमें प्रेजेंट रहते हैं जो उन्हें हेल्प करेंगे मूवमेंट करने में। तो बच्चे ये चीजें इसीलिए जरूरी है क्योंकि फूड जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकता हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसीलिए बच्चे एक तो फूड एक्वायर करने के लिए उन्हें मूव करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट जो है उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं। तो बच्चे चेंजेस के दौरान कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी बॉडी की नहीं बदल सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए हमें अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है, अरेंजमेंट्स चेंज करने पड़ सकते हैं। तो मूवमेंट जैसा एस्पेक्ट जो है वो प्लांट भी शो करते हैं, लेकिन लोकोमोशन जैसे एस्पेक्ट्स जो है वो हमारे पास मेनली एनिमल प्रोटिस्टास इनकी प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डील कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन एस्पेक्ट से लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से या कौन से स्ट्रक्चर्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जो हम कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज मसल्स। मसल्स जो है वो मूव करने में हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, लेकिन बच्चे वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन मूवमेंट जो है उसके लिए बोन स्ट्रक्चर भी जरूरी है जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप और एक स्ट्रेंथ दे रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन मूव करती है जॉइंट एरिया से, ठीक है, और वो मूव करती है तो अकॉर्डिंगली फंक्शन हो जाता है, ठीक है। सो बच्चे दो चीजें हैं, मसल एंड बोन। बोन भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, स्केलेटल अरेंजमेंट उसका। तो बच्चे सबसे पहले फोकस करेंगे मसल पे। मसल्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। टिश्यू के दौरान हमने यही मसल्स डील किए हैं, मस्कुलर टिश्यू के दौरान। बच्चे मस्कुलर टिश्यू में हमने बात की थी तीन तरह के मसल्स, स्केलेटल मसल जो स्ट्रिएटेड मसल है जो वॉलेंट्री है हमारे कंट्रोल के अंदर, दूसरा स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री है हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं, ठीक है, और तीसरा है बच्चे हमारे पास कार्डियक मसल्स। तो ये तीन तरह के मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अभी इस दौरान हमें जो मेनली फोकस करना है वो है स्ट्रिएटेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स। तो बच्चे मसल्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के बारे में हमें बात करनी है जिसमें से हम फोकस कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स पे, ठीक है। तो बच्चे स्केलेटल मसल्स वो मसल है जो सिलेंड्रिकल शेप के थे, जिसमें सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट था, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियल अरेंजमेंट था, सिंसाइशियल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट। तो बच्चे मल्टी न्यूक्लिएटेड अरेंजमेंट था, है ना, यही बात की थी, तो रिपीट कर रहे हैं उसी एस्पेक्ट को। तो स्केलेटल मसल्स आर सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड विद सिंसाइशियल अरेंजमेंट। सिंसाइशियल, मैं दोबारा टर्म जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है उसी के लिए टर्म यूज कर रही हूँ, सिंसाइशियल अरेंजमेंट, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल है, सेंसाइशियल है। तो बच्चे अब ये स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल के अंदर रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है इसकी। So these muscles are voluntary muscles. These muscles are voluntary muscles, यानी कि हमारी विल के अंदर है, हम इसको कंट्रोल करके कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, इस केस में वॉलेंट्री मसल्स के केस में ये बात ये है कि इसमें स्ट्रिएशंस भी होंगी, पर इस सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो इसको कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको जानने से पहले एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मसल्स हैं इनमें ऐसी क्या चीज है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए बच्चे आगे डील करने से, इसके प्रॉपर्टीज और फंक्शन डील और मैकेनिज्म डील करने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंड्रिकल है, जो हमने अभी ही बात किया जस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा इस मसल का, मसल सेल का इस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा सिंपल अरेंजमेंट। लेकिन बच्चे ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है कहाँ पे, मसल में किस तरीके से अरेंज है, मसल में किस तरीके से पैक्ड है, क्योंकि ये है एक सेल, हमें बात करनी है पूरे मसल की, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो एक लेवल बाय लेवल जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को मैं इरेज कर रही हूँ, तो मैं लेवल बाय लेवल स्टार्ट करती हूँ, यानी कि वाइडर लेवल से बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। ये हमारे पास बोन है जिसके साथ ये स्केलेटल मसल अटैच रहने वाला है, ठीक है। अब मसल जो है वो अटैच रहेगा लाइक दिस, ये आ गया मसल, मस्कुलर स्ट्रक्चर। और बच्चे टिश्यू रिकॉल करें, ये मसल जो है वो जुड़ा है बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे इसके साथ जुड़ा हुआ है, टेंडन्स की हेल्प से बोन के साथ जुड़ा हुआ है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसी मसल को का क्रॉस सेक्शन लेंगे, यानी कि इसमें से एक डिस्क कट करेंगे, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर सेक्शन, देन उसमें स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। हम सेल से ऑर्गन पर नहीं आ रहे, हम ऑर्गन से सेल पे आएंगे, ठीक है, लेवल बाय लेवल। अब इस स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन अगर लेंगे तो कैसा दिखेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आ गया पूरा मसल का क्रॉस सेक्शन, ये मसल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी आउटर कवरिंग, इस आउटर कवरिंग के बीच में कुछ गैप्स होंगे और होंगे बंडल मसल सेल के, मसल सेल के कुछ बंडल्स हैं, ठीक है। मतलब मसल के अंदर हमारे पास बंडल होते हैं, पूरा मसल जो है वो स्टफ नहीं होता सेल से, बंडल्स होते हैं मसल सेल्स के। तो बच्चे इन बंडल्स के अंदर मसल सेल भी कुछ स्पेशलाइज्ड वे में है। तो हमारे पास एक और पैकिंग है इसके अंदर, ऐसे सब पैकिंग सब जगह रहेगी हर बंडल में, ठीक है। और उसके अंदर मसल सेल होंगे दिस वे, ये आगे मसल्स, ठीक। और बच्चे यहाँ पे बीच में कनेक्टिव टिश्यू रहेगा और साथ में ब्लड वेसल की सप्लाई रहेगी। तो जब एक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी कवरिंग है, क्या क्या चीजें हैं, वो एक बार डील कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो मसल की आउटर कवरिंग, आउटर रीजन है। तो बच्चे आउटर रीजन में जो आउटर कवरिंग है इसे कहा जाता है
एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम जो है इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। हमने कहा था ना हमारे पास जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसे शीट कहा जाता है। तो एपीमाइसियम इज अ शीट, it's a dense irregular connective tissue which actually packs the muscle cells. ठीक है, तो एपीमाइसियम is a dense irregular connective tissue। और बच्चे जितने भी हमारे पास अभी कवरिंग आने वाली है वो कनेक्टिव टिश्यूज ही है, शीट्स ही है बेटा। उसके बाद बच्चे इसके बाद यहाँ पे बीच में कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होगा। कनेक्टिव टिश्यू फिल होने के बाद यहाँ पे बच्चे बीच में स्पेस में से ब्लड वेसल पास कर रही होंगी। ब्लड वेसल को जगह चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन लेकर फूड लेकर मसल के पास आ सके, तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है बीच में स्पेस। और बच्चे उसके बाद बंडल्स हैं जिसमें से एक पूरे बंडल को फेसिक्युलम कहा जाता है। दिस बंडल, दिस बंडल, दिस बंडल, दिस बंडल इंडिविजुअली इज कॉल्ड एज फेसिक्युलम। फेसिक्युलम, ठीक है। फेसिक्युलम इज द बंडल ऑफ मसल सेल्स। ये आ गया मसल बंडल, ठीक है। लेकिन बच्चे ये मसल बंडल यानी कि ये फेसिकुलम भी एक शीट से पैक्ड है एंड दिस शीट इज द मिडल शीट और मिडल कवरिंग कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। बच्चे ये भी पेरीमाइसियम जो है इट्स अगेन अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ही है बेटा, ठीक है। बट दिस कवरिंग पार्ट्स फेसिकुलम, ठीक है। दिस कवर्स फेसिकुलम, प्लूरल फेसिकुला, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फेसिकुलम की कवरिंग यानी कि पेरीमाइसियम जो है इट्स अगेन अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बच्चे क्या है हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये बंडल है, बंडल के अंदर हमारे पास मसल सेल्स या मसल फाइबर्स होंगे, ठीक है। मसल फाइबर्स, तो बच्चे मसल फाइबर्स जो है इसी तरीके से नॉर्मली पैक्ड नहीं होंगे, इसके ऊपर एक और शीट होती है। फेसिकुलम के अंदर जो मसल सेल्स होंगे उनके अंदर एक शीट होती है बेटा, ठीक है। इस शीट को कहा जाता है, जो इनर शीट है उसे कहा जाता है एंडोमाइसियम, ठीक है। एंडोमाइसियम इट कवर्स मसल फाइबर, मसल फाइबर यानी कि वो स्ट्रक्चर जो सार्कोलिमा से पैक्ड है। तो बच्चे इसी एंडोमाइसियम के अंदर अब प्रेजेंट रहेगा मसल फाइबर। सो बच्चे एक बार अरेंजमेंट रिकॉल करती हूँ कि किस तरीके से है। लेट्स से हमारे पास ये कनेक्टिव ये मसल फाइबर है, दीज ऑल आर मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स क्या होंगे इंडिविजुअली, हर एक मसल फाइबर जो है वो एंडोमाइसियम से पैक्ड है। दिस वन, then this one again, this one and this one, this all are packed with, this all muscle fibers are individually packed with a covering called as endomysium। अब क्या करना है हमें, इसका एक बंडल बनाना है। हमने क्या किया, ये ऑल सारे जो एंडोमाइसियम से पैक्ड है इन सबको इकट्ठे ले आए और इसको बंडल बना दिया, ठीक है। बंडल बना दिया और बंडल बनाने के बाद ये बंडल जो है कहा गया फेसिकुलम, ठीक है। इस फेसिकुलम की अल्टीमेटली एक और कवरिंग रहेगी इसके ऊपर। फेसिकुलम बना दिया हमने, इसको कवर कर दिया किससे, एक और कवरिंग जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं। और ऐसे पेरीमाइसियम से कवर्ड, लेट्स से पेरीमाइसियम ने इसको कवर कर दिया, पूरा पेरीमाइसियम कवर्ड है। पेरीमाइसियम से कवर्ड ये फेसिकुलम यानी कि और बहुत सारे बंडल अभी इकट्ठे आते हैं, बीच में से ब्लड वेसल्स पास करती हैं, इकट्ठे आते हैं, पैक होते हैं एक कॉमन कवरिंग की हेल्प से, दैट इज एपीमाइसियम। तो दिस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो बच्चे ये जो मसल है, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मसल, अ स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल
यानी कि वॉलेंट्री मसल. सो दिस कंप्लीट द पीएस, ट्रांसफर सेक्शन, दिस मसल. लेकिन बच्चे हमें अब डिटेल में बात करनी है मसल सेल की, क्योंकि एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्शन करता है वो मसल सेल करता है, जिसकी वजह से मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल सेल पे डिपेंडेंट है, यानी कि मसल फाइबर पे डिपेंडेंट है. तो एक बार मसल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हमने क्या किया, अभी फेसिकुलम लिया, फेसिकुलम में से एक सेल निकाला, वो उसका स्ट्रक्चर देखा. ठीक है, इसमें से हमने हटा दिया, एंडोमाइसियम हटा दिया, अब मसल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे. तो बच्चे अल्टीमेटली नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल. तो बच्चे अब हम मसल सेल को निकालेंगे, मसल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है. Let's say this is a structure. और हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है. सार्कोलिमा नॉर्मली तो इंटैक्ट है, सार्कोलिमा नॉर्मली इंटैक्ट है, बट हमने कुछ पोर्शन में से सार्कोलिमा हटा दिया. लेट्स से दिस, हमने सार्कोलिमा टेयर अप कर दिया, उसको हटा दिया. ठीक है, सार्कोलिमा हटाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ओपनिंग क्रिएट हो गई है. ठीक है, तो सार्कोलिमा जब हमने हटाया, हमने कुछ चीजें देखी. सार्कोलिमा यानी कि कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. अब अच्छा, हमने इसके अंदर कुछ चीजें देखी. हमने देखा एक तो पेरीफेरी में क्या था, पेरीफेरी में न्यूक्लियस था, यानी कि न्यूक्लियस हमें पेरीफेरी में दिख रहा था. हमने कहा है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और हम ये भी जानते हैं, टिश्यू में हमने पढ़ा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ इनमें न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी में भी होता है, यानी कि साइड से होता है. तो हमने मल्टीपल पेरीफेरल न्यूक्लियस देख लिए पहले तो. ठीक है, दूसरा हमने देखा कि इस मसल सेल के अंदर कुछ रॉड लाइक अरेंजमेंट और थे. मसल का खुद का स्ट्रक्चर भी सिलेंड्रिकल है, ऊपर से अंदर कुछ और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो देखे गए. ठीक है, तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर स्टफ देखे गए मसल सेल के अंदर, जिसमें से अगर हम एक सिलेंड्रिकल मसल स्ट्रक्चर को निकालें, कुछ इस तरीके से आ रहा है, रॉड लाइक, बिल्कुल मसल सेल के लेंथ जितना. ठीक है, तो ये जब स्केलेटल मसल फाइबर से हमने सार्कोलिमा हटाया, तो हमें कुछ इसी तरीके से अरेंजमेंट दिखा, जिसमें से हमने एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकाल दिया. फिर हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर क्या है. जब एनालाइज किया, हमने देखा यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है. तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या था, ये नाम दिया गया इसको मायोफिब्रिल. इसको मायो मीन्स मसल, फिब्रिल मीन्स फॉर फाइबर लाइक अरेंजमेंट. तो मायोफिब्रिल था. तो मायोफिब्रिल को देखकर एनालाइज करके ये बताया गया कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल, बट नॉट द यूनिट. यूनिट नहीं है. कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट और यूनिट में बहुत फर्क होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, बट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट. मायोफिब्रिल वो स्ट्रक्चर जरूर था जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था, बट ये सबसे छोटा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जिसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी. मतलब अगर इसको अकेले रख दिया जाए, ठीक है, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सबसे छोटा नहीं होता. इसके अंदर और भी ऐसी चीज थी जिनको अकेला कर दिया जाए तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखती थी. ठीक है, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल. तो बच्चे अब ये चीज, ये क्वेश्चन माइंड में आ गया, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट दो, पर इससे छोटा भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है ऐसा. तो बच्चे यही क्वेश्चन की वजह से मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को अल्टीमेटली
एनालाइज करना जरूरी है, जानते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, इसका अंदर कैसा ऐसा क्या अरेंजमेंट है जिसकी वजह से वो अरेंजमेंट वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो पा रही है, और ऐसा कौन सा इंडिपेंडेंट ऐसा स्ट्रक्चर है सबसे छोटा जो इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो मतलब हमने मसल से, अगर हम मसल का स्ट्रक्चर के अंदर डीप गए तो हमें उनसे मसल सेल दिखे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। मसल सेल के डीप में गए और उसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया तो बच्चे अल्टीमेटली हमें दिख रहा था मायोफिब्रिल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मार्क कर दो न्यूक्लियस। तो बच्चे उसके बाद अब मायोफिब्रिल को एनालाइज करने की बारी है। अब हम ये जानेंगे कि मायोफिब्रिल में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा बेटा को। ठीक है, तो बच्चे मायोफिब्रिल के बारे में बात करते हैं। So now let's talk about myofibril, structure of myofibril. So बच्चे जब हमने मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर एनालाइज करने की कोशिश की माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रक्चर था, इलोंगेटेड। ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर था और हमें क्या करना था, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानना था ताकि हमें ये पता चल सके कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है। तो एनालिसिस के दौरान हमें क्या दिखा, कुछ पैटर्न्स दिखे। ये पैटर्न्स क्या थे, क्यों आ रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चे इस तरीके से रेपिटेटिव पैटर्न्स जो थे वो आ रहे थे। तो बच्चे जब हमने पैटर्न्स देखे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, जब इन्हें एनालाइज करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन अरेंजमेंट की वजह से आ रहा है जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखोगे ना बेटा, इसका रेपिटेशन देखोगे, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लाइट और डार्क बैंड्स। लेकिन लाइट और डार्क बैंड्स जो अरेंजमेंट है, जैसे मैंने कहा एक पैटर्न भी रिपीट हो रहा है इसमें। देखिए, तो बच्चा अगर पैटर्न देखोगे वो रिकॉल करवाती हूँ, तो हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ये तो हमें दिख रहा है, मायोफिब्रिल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये लाइट और डार्क बैंड जो है इन्हें स्ट्रिएशंस कहा जाता है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट स्ट्रिएशंस। तो बच्चे स्ट्रिएशंस आर एनालाइज्ड जब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, बट स्ट्रिएशंस जो है वो कुछ इस तरीके से थी, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स कुछ इस तरीके से थी कि हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा था वो थिन डार्क बैंड से हो रहा था, थिन डार्क बैंड देन लाइट बैंड, थिक डार्क बैंड अगेन लाइट बैंड, ठीक है, फिर थिक डार्क बैंड अगेन लाइट बैंड एंड थिन डार्क बैंड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रिपीट हो रहा था बच्चे। तो बच्चे ये सीक्वेंस जो इतना सा सीक्वेंस है ये दोबारा आएगा, जैसे हमने कहा रेपिटेशन हो रही है, ये दोबारा थिन डार्क बैंड लाइट बैंड, थिक डार्क बैंड लाइट बैंड, थिक डार्क बैंड लाइट बैंड अगेन थिन डार्क बैंड। यही चीजें मायोफिब्रिल में पूरा जो है कंटिन्यूस थी। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो ये लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स नहीं थे, ट्रांसवर्स बैंड्स, जिसमें से एक रेपिटेटिव यूनिट जो है जब उसको उसके ऊपर एनालिसिस किया गया तो देखा गया ये एक जो रेपिटेटिव यूनिट है ना, अगर इसको पूरा काट के अलग से भी निकाल दिया जाए ना, इसमें एबिलिटी है पूरा कॉन्ट्रैक्शन करने की, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर कहा गया सार्कोमेयर, सार्कोमेयर। लेकिन सार्कोमेयर से छोटी ऐसी कोई चीज फर्दर फिर एनालाइज नहीं की जा सकती जो कि इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। तो मतलब सार्कोमेयर जो था, जो हमने इस पर्टिकुलर रेपिटेटिव यूनिट में देखा, ये सार्कोमेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी था। तो मायोफिब्रिल इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट,
ऑल्सो सार्कोमेयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, पर सार्कोमेयर उससे सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बेटा, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है बच्चे, ठीक है। लेकिन बच्चे जब ये तो पता चल गया कि ये वाला इतना स्ट्रक्चर थिन डार्क बैंड से लेकर दूसरे थिन डार्क बैंड तक ये सार्कोमेयर है, ठीक है, सार्कोमेयर भी है और दूसरा ये इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इससे छोटा ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन बच्चे थिन डार्क बैंड, थिक डार्क बैंड, लाइट बैंड किस वजह से आ रहे हैं? कोई ना कोई पैटर्न होगा, कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा, और बच्चे ऐसी क्या चीज है जो इसको कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है, वो जानना जरूरी था, है ना। तो बच्चे इसीलिए अब सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर एनालाइज करने की बात हुई, तो अल्टीमेटली जब हमने सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर एनालाइज किया वो आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, थिन डार्क बैंड से लेकर दूसरे थिन डार्क बैंड तक ले रही है, यानी कि पूरा एक ही सार्कोमेयर ले रही है। तो बच्चे ये हमारे पास पहला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन है जो कि थिन डार्क बैंड का रीजन है। दूसरी मेम्ब्रेन ये है जो थिन डार्क बैंड का रीजन, इसके बीच का स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब। तो बीच के स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे कुछ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जिनके अरेंजमेंट की वजह से ये पूरी स्ट्रिएशंस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला प्रोटीन, ये है प्रोटीन एक्टिन। एक्टिन या फिर थिन फिलामेंट कह सकते हो, ये थिन फिलामेंट है हमारे पास। दूसरा है मायोसिन, जिसे थिक फिलामेंट कह सकते हो, ये आ गया मायोसिन। ये आ गया मायोसिन, मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट। इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये दो प्रोटीन्स है जो कि स्ट्रिएशंस के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। तो बच्चे क्या होगा, इसी तरीके से लेयर बाय लेयर जो है एक्टिन और मायोसिन जो है वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मायोसिन, ठीक है। सो बच्चे अब अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ये जुड़े हुए इसे कहते हैं जेड लाइन, ठीक है। सो बच्चे अब ये है पूरा स्ट्रक्चर जो कि एक सार्कोमेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने से स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, ये स्ट्रिएशंस क्यों आ रही है उसे एक बार देखते हैं। तो बच्चे हम क्या करते हैं, जब इसमें से एक लाइट पास करवाते हैं इस स्ट्रक्चर में से, तो बच्चे ये मेम्ब्रेन जो है उस लाइट को सफिशिएंटली पास नहीं होने देती, जिसकी वजह से इन दो रीजन्स में एक लाइट और एक ओपेक रीजन सा क्रिएट हो जाता है, ओपेक बैंड सा क्रिएट हो जाता है, दैट इज थिन डार्क बैंड, ये जेड लाइन, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस मेम्ब्रेन थी, इसकी वजह से तो हो गया, लाइट पास नहीं कर पाई। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, इस रीजन में अगर देखा जाए एक्टिन मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है और बीच में स्पेस है, और एक्टिन की बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है ना, बीच में स्पेस है, कंटिन्यूस नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, एक्टिन गैप और एक्टिन, है ना। तो ओवरलैपिंग कम होने की वजह से यहाँ से कुछ लाइट जो है पास कर पाती है, जिसकी वजह से लाइट बैंड क्रिएट हो जाता है इन दोनों रीजन में। ये देखो यहाँ पे लाइट बैंड आ गया, यहाँ पे लाइट बैंड आ गया। लेकिन बच्चे इसके थोड़ी अंदर की तरफ बढ़े तो बच्चे यहाँ पे एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन ओवरलैपिंग बढ़ गई।
अगेन ओवरलैपिंग बढ़ जाने की वजह से, डेंस स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से लाइट अगेन पास नहीं कर पाती और थिक डार्क बैंड जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और बीच में अगेन सिर्फ मायोसिन हो जाने की वजह से हमारे पास ये रीजन लाइट आ जाता है। तो जो ये है हमारे पास रीजन इनके ओवरलैपिंग जो है वो क्रिएट कर रही है लाइट और डार्क बैंड। तो बच्चे जिसकी वजह से हमने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर को एक जोन में डिवाइड किया है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर देती हूँ स्ट्रक्चर को। हमारे पास दोनों तरफ इसी तरीके से जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन अटैच रहते हैं, हर जगह सार्कोमेयर रहेगा, अकॉर्डिंगली मायोसिन भी है इसी तरीके से सेम, ठीक है, ऐसे सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो बच्चे अब क्या है, वो रीजन जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन रहता है, ये वाला रीजन यहां से लेकर यहां तक, एक मायोसिन से लेकर दूसरे मायोसिन तक, या ये वाले मायोसिन जहां पे खत्म हो रहा है वहां से लेकर दूसरा मायोसिन शुरू हो रहा है वहां तक, उसको आई बैंड कहा जाता है, आइसोट्रोपिक बैंड यानी कि आई बैंड। ठीक है, जहां पे मायोसिन नहीं है, जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले से, दोनों साइड से। ठीक है, अब जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों आ जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, उसे कहा जाता है ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, लेकिन वो जोन जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं, उसे कहा जाता है एच जोन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट्स है, लाइक आई बैंड जैसे हमने कहा, ओनली एक्टिन रहेगा जिस रीजन में। ठीक है, लेकिन बच्चे जहां पे आई बैंड है, ठीक है, वहां पे बीच में जेड लाइन भी आएगी। तो एक्टिन वाले रीजन में हमारे पास आई बैंड जो है बेटा, वो हमारे पास एक सार्कोमेयर में दो हाफ आई बैंड होते हैं, एक हाफ ये एक हाफ आई बैंड वहां पे। आप इसको एक कंसीडर नहीं करोगे, सिंगल कंसीडर नहीं करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक सार्कोमेयर में कितने आई बैंड है, कितने ओनली एक्टिन पोर्शंस है, तो ओनली एक्टिन पोर्शंस दो हाफ ओनली एक्टिन पोर्शंस, यानी कि दो हाफ आई बैंड। ठीक है, तो बच्चे अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये रीजन से लेकर ये रीजन तक ये आ गया आई बैंड, बीच में हमारे पास बैंड में जेड लाइन भी इंक्लूड हो जाती है जिसके साथ एक्टिन अटैच है। ठीक है, दूसरा ए बैंड, ए बैंड आ जाता है अब यहां से लेकर यहां तक, एक थिक डार्क बैंड यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा थिक बैंड यहां पे खत्म हुआ, तो वो आ गया ए बैंड। ठीक है, तो यहां से फिर आई बैंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ए बैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, और तीसरा ए बैंड के बीच में एच जोन था, एच जोन रिप्रेजेंट्स ओनली मायोसिन। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ बच्चे, लेकिन एक चीज है, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है मसल का, ये उस केस में जब मसल रिलैक्स होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन बच्चे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसमें सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, यानी कि एक्टिन जो है वो क्लोज आ जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे के। ठीक है, इस तरीके से एक्टिन क्लोज आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि मायोसिन जो है, जो आप मायोसिन स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स है, आपको हेड टाइप स्ट्रक्चर और एक टेल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, एक्टिन को पकड़ के अंदर की तरफ स्लाइड कर देता है, इस तरीके से अंदर की तरफ खींच देता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग हो जाती है। तो हमारे पास नियरली जो आपको ए बैंड आई बैंड दिख रहा है ना, आई बैंड जो ओनली एक्टिन को रिप्रेजेंट करता है, और एच जोन जो ओनली मायोसिन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे पोर्शंस जो है वो नियरली डिसअपियर हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि बच्चे स्लाइडिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन अंदर की तरफ हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा ओनली एक्टिन और ओनली मायोसिन वाला पोर्शन जो है वो नियरली नहीं रहता, शॉर्ट टाइम के लिए, बट नियरली नहीं रहेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे मैं बता दूं, आई बैंड एंड एच जोन नियरली डिसअपियर्स, वो नियरली गायब हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह आप देखोगे ओनली एक्टिन वाला पोर्शन भी नहीं है और ओनली मायोसिन वाला पोर्शन भी नहीं है, हर जगह ओवरलैपिंग है, स्ट्रॉन्ग एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट आ जाता है। तो ड्यूरिंग नॉन कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो ऐसा हो जाता है। तो बच्चे ये है हमारे पास, ये एक्टिन और मायोसिन जो है वो रीजन है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से लाइट और डार्क बैंड्स आते हैं। तो लाइट और डार्क बैंड्स जो है इट रिप्रेजेंट्स द हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल प्रोटीन्स। तो बच्चे एक्टिन और मायोसिन स्मूथ मसल में भी होता है, लेकिन उनके डिफरेंशियल अरेंजमेंट की वजह से वहां पे स्ट्रिएशंस नहीं आ पाती हैं, अदरवाइज मायोसिन और एक्टिन वहां पे भी होंगे। अब बच्चे कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ऐसा क्या है एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाती है? क्योंकि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी थ्योरी जो कि बताएगा कि एक्टिन और मायोसिन का आपस में अरेंजमेंट और आपस में ट्यूनिंग कैसा है, किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं, जिसके लिए हमें अब इस एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट और मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर जानना है। ठीक है, डिटेल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की कैसा स्ट्रक्चर कैसा अरेंजमेंट है।